किसी फाइनाइट एंगल से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फाइनाइट वेलोसिटी से फेंका जाए तो हम ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बात एकदम सही है। इसका इंट्रो वाला पार्ट तो आपने सही बताया है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड माने फेंकना, विद आप लिख सकते हैं हमारे साथ फाइनाइट वेलोसिटी एट फाइनाइट एंगल फ्रॉम reference line, then motion is called projectile motion। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को फाइनाइट वेलोसिटी से फाइनाइट एंगल में किसी रेफरेंस लाइन के साथ फेंका जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब तुम्हें अपने सिलेबस में कितने तरीके के प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने हैं? आपको पढ़ना है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, आप साथ साथ लिख सकते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको पढ़ना है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और आपको पढ़ना है इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन। ये पढ़ना है। इतने तरीके के प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें क्या होगा, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, और इंक्लाइंड प्लेन वाले प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के। और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन भी हमें दो तरीके से पढ़ना है, ध्यान देना भाई। हम बात कर रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका हम पढ़ेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है कि जो मोशन होगा वो टेक प्लेस फ्रॉम जमीन, मोशन टेक प्लेस फ्रॉम जमीन, जमीन मतलब ग्राउंड। अब नहीं लिखना, अब लिखने वाला काम यहाँ पे जब पहुँचे तो बंद कर दीजिएगा। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक इसका जो पार्ट होगा जो कि यहाँ आपको बता दिया जाए, नाम इसका ले लिया जाए जिससे कि आपको हमेशा याद रहे ऑब्लिक का नाम सुनते ही। एक होता है आपका ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 2 फ्रॉम हाइट, नॉट जमीन। हाइट से जाकर के हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल उस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे जो जमीन से किया जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के पार्ट 1 में ये ग्राउंड हो गया, यही ग्राउंड आपकी रेफरेंस बन गई। इसी ग्राउंड को आप बोल रहे हो रेफरेंस लाइन या रेफरेंस प्लेन। और यहाँ पर खड़े होकर के आपने किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी फाइनाइट के साथ किसी फाइनाइट एंगल पर फेंक दिया। यहाँ पर ग्राउंड में खड़े होकर के आपने किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी फाइनाइट के साथ
किसी फाइनाइट एंगल पर फेंक दिया। तो इसकी मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 1, कि हम दो तरीके का ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे। एक तो हम करेंगे ग्राउंड से हम किसी एंगल पर किसी वेलोसिटी से किसी चीज़ों को फेंक देंगे, और दूसरा हम ऊंचाई पर जाकर के सेम यही काम करेंगे। और अभी हम कौन सा काम कर रहे हैं? ग्राउंड से। ठीक, अब जब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड से होगा तो अब प्रोजेक्शन एंगल जो है और बाकी के जो पैरामीटर्स हैं उसको भी देखा जाए। तो एक बढ़िया सा सपोर्टिंग डायग्राम तैयार किया जाए। ये ग्राउंड है, ये प्रोजेक्शन पॉइंट है, यहाँ से कोई चीज़ u वेलोसिटी से फेंकी गई थीटा एंगल पर। तो यहाँ पर u का नाम क्या है? प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। इस u को बोलेंगे प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। थीटा को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन एंगल। थीटा को प्रोजेक्शन एंगल बोलेंगे फ्रॉम जमीन। याद रखना कि प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम जमीन लिया गया, क्योंकि अगर आप जमीन नहीं लेते हो, वर्टिकल ले लेते हो, ये देखिए दो लोगों को लड़ा देते हैं। हमने पूछा प्रोजेक्शन एंगल कितना है, कोई बोला 90 माइनस थीटा, वो भी सही है, लेकिन उसने जो 90 माइनस थीटा लिया वो कहाँ से लिया? फ्रॉम द वर्टिकल। और तुमने कहाँ से लिया? फ्रॉम द ग्राउंड। एंड दैट इज वाई थीटा याद रखने से काम नहीं चलेगा, आपको साथ साथ ये भी याद रखना पड़ेगा कि थीटा इज ए प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम द ग्राउंड। अब u वाली वेलोसिटी से आपने फेंक दिया, तो प्रैक्टिकली आपको पता है, जिनको फिजिक्स भी नहीं आती है, कि ये जो फेंका हुआ ऑब्जेक्ट है ग्रेविटी में ही है, अंडर द ग्रेविटी है, तो अनंत में तो जाएगा नहीं, ऐसे होता हुआ ये जा करके यहीं ग्राउंड में जाके टकरा जाएगा। तो ये पूरी की पूरी जर्नी इसको जो है कवर करनी पड़ेगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 1 होने में जो कंप्लीट समय लगेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। इस पूरी जर्नी में हमारा प्रोजेक्टाइल एक हाइट मेंटेन करेगा, मैक्सिमम हाइट जिसका नाम होगा। वैसे तो कई सारी हाइट्स मेंटेन करेगा, लेकिन हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट पर। तो मैक्सिमम हाइट भी मेंटेन करेगा। मैक्सिमम हाइट के अलावा प्रोजेक्टाइल, ये वाला प्रोजेक्टाइल किसी भी हाइट के लिए 2 बार टाइम जो है दिखाएगा। जैसे हमने कहा कि हम जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर हैं और हमारा प्रोजेक्टाइल 10 मीटर की ऊंचाई पर जब पहुंचा है तो समय है 20 सेकेंड। तो इसी 10 मीटर पर एक समय और भी होगा, देखो ना सामने इधर जस्ट, ये भी 10 मीटर ही तो है, बोलो। और इस वाले के लिए जो टाइम होगा वो कैसा होगा? अलग होगा। तो मैं यही आपसे बोल रहा हूं कि मैक्सिमम हाइट के अलावा जो अदर हाइट्स होंगी, उन हाइट्स को हमारा ये प्रोजेक्टाइल तो डिफरेंट टाइम पर क्या करेगा? अचीव करेगा। ठीक है, तो बात करनी है इसके बारे में ढेर सारी। तो सपोर्टिंग डायग्राम बना लीजिए इस हेडिंग के साथ। अब देखिए, किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कैसे स्टडी करते हैं। हम चुपचाप क्या करेंगे कि अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस उठाएंगे और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को प्रोजेक्शन पॉइंट पे डाल देंगे। क्या करेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को उठाएंगे, प्रोजेक्शन पॉइंट पे रख देंगे जा करके। अब जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को उठा करके प्रोजेक्शन पॉइंट पर रख देंगे तो एक्स एक्सेस मिलेगा और वाई एक्सेस मिलेगा। अभी हम जेड एक्सेस की बात नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक मेरा काम बिना जेड एक्सेस के चल जाएगा तब तक हम जेड एक्सेस को छोड़ के रखेंगे। तो हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस उठा करके प्रोजेक्शन पॉइंट पर रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम उन मोशन के पैरामीटर्स का पता लगाएंगे जो एक्स के अलॉन्ग है, और उन मोशन के पैरामीटर्स का पता लगाएंगे जो वाई के अलॉन्ग है। अब एक्स के अलॉन्ग और वाई के अलॉन्ग मोशन पैरामीटर्स का मतलब वेलोसिटी क्या है एक्स के अलॉन्ग, एक्सेलरेशन क्या है वाई के अलॉन्ग, वो सब चीज़ें पता लगाएंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे? जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, उसका इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो लिखिए नोट, ड्यूरिंग स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्यूरिंग स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन
वी पुट PUT पुट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अंडरलाइन करना, वी पुट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वी पुट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अंडरलाइन कर लेना, वी पुट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट प्रोजेक्शन पॉइंट, एट प्रोजेक्शन पॉइंट and discuss possible motion parameters and discuss possible motion parameters along x-axis and y-axis, along x-axis and y-axis. By using वहां पे along x-axis y-axis हो गया तुम्हारा, उसके आगे फुल स्टॉप लगा देना, along x-axis y-axis के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद लिखो by using equation of motions, by using equation of motion we continue our study, by using equation of motion we continue our study. तो जो आपने लिखा है अब उसको यहाँ दिखाया जाए वर्किंग मोड में। देखिए भाई, ये रहा प्रोजेक्शन पॉइंट, यहाँ पर अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख दिया, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, और ये बात जो मैंने आपको लिखाई है, ये बात हम बिल्कुल लास्ट तक फॉलो करेंगे, चाहे जैसा प्रोजेक्टाइल हो। हम अपने प्रोजेक्टाइल को डिस्कस करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट करेंगे और एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और चीज़ों को और आगे ले जाएंगे। चलिए बारी है, अब यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखा हुआ है, अलोंग एक्स एक्सिस चलना है, सोचना है, और फिर अलोंग वाई एक्सिस भी सोचना है, अलोंग वाई एक्सिस। तो सबसे पहला सवाल है कि एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी क्या है। चलो देखते हैं फिर बोलते हैं। एक्स के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बोले कुछ नहीं, लेकिन इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो होगा ना, वही क्या बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो कंपोनेंट कर लो, तो जहां से एंगल बनता है वहां के कंपोनेंट में क्या आता है, कॉस, यू कॉस थीटा। त्रिपाठी जी आपका ये पॉइंट क्लियर है ना? नहीं क्लियर है तो मैं तुम्हें बताता हूं अभी। जैसे कोई वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है, और इसने इस रेफरेंस लाइन से अल्फा एंगल बनाया, तो जहां से ये एंगल बनाता है ऊपर से लाइट डाल दो, तो जब लाइट डालोगे तो इस वेक्टर की यहाँ पे शैडो बनेगी, बोलो। इसी शैडो का नाम है वेक्टर का कंपोनेंट, अगर आप ऊपर से लाइट डालोगे, ठीक है। इसी तरीके से एक हमने रेफरेंस लाइन ले रखी है परपेंडिकुलर वाली, एक तो ये रेफरेंस लाइन थी, एक रेफरेंस लाइन ये है। अगर यहाँ से लाइट डालोगे तो यहाँ पर भी इसकी शैडो बनेगी, इसको बोलेंगे वेक्टर का कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री पर हैं। दीज आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। अब इन कंपोनेंट्स की वैल्यू कैसे निकलती है, तो वेक्टर जहां से एंगल बनाता है वहां पे कॉस अल्फा आता है, और बाकी जो बच गया वहां पे क्या आता है, साइन अल्फा। अब कॉस अल्फा से पहले वेक्टर की वैल्यू लिख दो, और साइन अल्फा से पहले वेक्टर की क्या लिख दो, वैल्यू। हो गए ये कंपोनेंट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, वेक्टर स्पीड है, कहाँ से एंगल बन रहा है, यहाँ से एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा। और कॉस थीटा से पहले क्या लिखा जाता है, वेक्टर की वैल्यू, तो यू है, और यहाँ पर भी यू है, ठीक है।
तो along the x एक्सेस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। along the y एक्सेस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा, u sin थीटा। ठीक। along the x एक्सेस एक्सीलरेशन कितना है, जवाब है 0, क्योंकि ऊपर वाले ने ग्रेविटी को क्या वरदान दिया है कि हमेशा वर्टिकली काम करना किधर, तो क्या ग्रेविटी एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है, नहीं, तो एक्सेलरेशन जो है कोई एक्स पर है नहीं, है ना, 0 हो गया। और अलॉन्ग द वाई एक्सेस एक्सेलरेशन कितना है, g। ठीक है, पक्का। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप x के अलॉन्ग चलते हुए, y के अलॉन्ग चलते हुए चीज़ों को आप लगातार डिस्कस करते जा रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कि t समय बाद प्रोजेक्टाइल यहां पहुंचा, t समय बाद वो प्रोजेक्टाइल चलते चलते यहां पहुंचा। ठीक है, तो u वेलोसिटी से फेंका गया था, जब t समय पर वो वहां पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। ऐसा हमने मान लिया है, इसी v का हमें पता लगाना है। यानी अभी हमारे पास में सामने टारगेट पड़ा हुआ है कि u वेलोसिटी से तुमने जमीन से जिस प्रोजेक्टाइल को फेंका था, t समय बाद उसकी वेलोसिटी अगर v हो गई हो तो v का हालचाल बताइए, v का हालचाल बताइए। और मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी v है वो हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हॉरिजॉन्टल ही होता है यार। ग्राउंड को हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, तो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होता है। और ये बीटा एंगल बना रही है, गौर से आप समझें बात को। डायग्राम में मैं दिखाता हूं। थीटा क्या है, प्रोजेक्शन एंगल, इनिशियल वाला, ये इनिशियल वाला है। और बीटा का नाम क्या है, प्रोजेक्शन एंगल आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। और ये बीटा हमने माना है, इसका पता लगाना है मुझे। ठीक है, सिमिलरली आगे देखो, u क्या है, प्रोजेक्शन स्पीड, इनिशियल वाली, जब शुरू में आपने फेंका था। और v क्या है, ये है स्पीड या प्रोजेक्शन की स्पीड आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। तो अब t समय बाद हमारा ये प्रोजेक्टाइल v वेलोसिटी मेंटेन करता है। तो फिर से जरा कंपोनेंट देखो भाई त्रिपाठी जी, वेलोसिटी v जहां से एंगल बनाता है वहां पे क्या आता है, कॉस। और परपेंडिकुलर में क्या आता है, साइन, साइन बीटा। और कॉस के पहले वैल्यू और साइन के पहले वैल्यू। तो फिर देखिए भाई, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस फिर चल रहे हैं। आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी कितनी है, एक्स एक्सिस के अलोंग टी समय बाद वेलोसिटी कितनी है, v cos बीटा। तो ये है v cos बीटा। और यहां पर भी आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी कितनी है, v sin बीटा। तो लीजिए, टारगेट सेट हो चुका है, टारगेट ये सेट हो चुका है कि हमको v निकालना, फाइंड v। हमको ये दिया गया है, थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि हम इतने एंगल पे प्रोजेक्टाइल फेंकने वाले हैं। हमको ये दिया गया है कि इतनी स्पीड से, इतनी वेलोसिटी से फेंकने वाले हैं। और हमने ऐसा मान लिया है कि t समय बाद हमारे प्रोजेक्टाइल की स्पीड वेलोसिटी v है और हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, बीटा। तो मुझे v चाहिए और मुझे क्या चाहिए, बीटा चाहिए। तो फाइंड v और बीटा ये चाहिए। कैसे पता करेंगे? तो अब हम सबसे पहले अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस मोशन के पैरामीटर्स पकड़ लेते हैं। आपने कहा लिखा हुआ है, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर्स पकड़ सकते थे उनको हमने देखा यहाँ पर। फिर आगे कहता है कि अब हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं।
तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करें, ज़रा ध्यान देना, हम इस फंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं और सबसे पहले इस फंडे का हम इस्तेमाल कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो लीजिए हमारे साथ ट्यूनिंग में ट्यून्ड होइए। व्हाट इज दिस? टी समय पर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एंड व्हाट इज दिस वन? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड व्हाट इज ए? एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड व्हाट इज टी? टाइम। टाइमिंग तो अलोंग द एक्स एक्सिस वो तो सेम रहती है ना। फिर देखो v वेलोसिटी t समय बाद अलोंग द एक्स एक्सिस, u वेलोसिटी इनिशियल अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन a अलोंग द एक्स एक्सिस, t फॉर टाइम। लगा दीजिएगा यहाँ फंडा। तो भैया t समय बाद वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है? v cos बीटा। u क्या है? u sin थीटा। a क्या है? 0। एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस 0 था। तो लीजिए रिजल्ट आ गया v cos बीटा इज इक्वल टू u sin थीटा, इक्वेशन 1। अब हमने क्या किया? इसी फंडे को अलोंग द y एक्सिस लगा दिया। v बराबर u प्लस ए टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब की बार है अलोंग y एक्सिस। कहां पर? हाँ सही कह रहे हो आप, हम ही गलत है, u cos थीटा ही आएगा, जो है वही आएगा, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी इनिशियल वाली है वो क्या है? u cos थीटा ही है। बिल्कुल सही है। चलो यहां पर आप फील करिए इसी चीज को। v माने t समय पर वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, u माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, a माने एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस, t माने टाइम। तो v की जगह पर लिखा मैंने v sin बीटा, और u की जगह पर लिखा u sin थीटा, और a की जगह पर लिखा माइनस जी। अरे साइन कन्वेंशन का भी तो ध्यान रखो। अगर तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं सेट करते हो तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखो, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में, ओके। तो ये आ गया v sin बीटा इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस का gt, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हम थोड़ा सा आपके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। अब आप रफ कॉपी उठाइएगा और देख लीजिएगा करके। हम इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करते हैं, जोड़ देते हैं। हम यहाँ करके नहीं दिखा रहे हैं। पहली वाली इक्वेशन का क्या करना है? स्क्वायर, और दूसरी वाली इक्वेशन का क्या करना है? स्क्वायर, फिर जोड़ देना। जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो निकल के आएगा v बराबर अंडर रूट u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2u gt साइन थीटा। और नेक्स्ट वाली क्लास में आप बताओगे आके कि हाँ ये आया कि नहीं आया। स्क्वायर करके क्या करना है? जोड़ना। अब देखिए काम पूरा हो गया। भाई आप यही तो पता लगाना चाहते थे कि फाइंड v, t समय बाद वेलोसिटी क्या है, और तुम्हें दिया क्या था? थीटा दिया था, तुमको u दिया था। देखो फार्मूले में u तुमको क्या है? दिया है। थीटा तुमको क्या है? दिया है। और सब कुछ यहाँ पे दिया है ना, तो v निकल गया। तो पहली वाली इक्वेशन का स्क्वायर करोगे, दूसरी वाली इक्वेशन का स्क्वायर करोगे, तो ये फंडा आ गया। तो जो प्रोजेक्टाइल जमीन से फेंका गया है उसका तुमको एक फार्मूला मिल गया कि क्वेश्चन आएगा कि बताओ यार 10 सेकंड बाद प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? वैल्यू निकाल सकते हो। डायरेक्शन निकालते हैं कि जिस वेलोसिटी की वैल्यू v होगी उसकी डायरेक्शन तुमने क्या ली है? बीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो पहली वाली इक्वेशन दूसरी वाली इक्वेशन पर कंसंट्रेशन करिए। हम दूसरी इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं पहली इक्वेशन से। हम डिवाइड करके नहीं दिखा रहे, तुमको करना है। तो जब दूसरी वाली इक्वेशन में पहली वाली इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो निकल के आएगा tan बीटा इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में क्या? u cos थीटा। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट बीटा। आप बीटा भी निकाल सकते हो। नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो लीजिए टास्क पूरा हो गया कि आपने जमीन से किसी प्रोजेक्टाइल को छोड़ दिया है और अब आप उससे रिलेटेड सारी की सारी बातें डिस्कस करना चाहते हो। तो इतनी सारी बातें हैं कि टुकड़ों में ही डिस्कस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया है कि हमारे प्रोजेक्टाइल का t समय पर वेलोसिटी कितना है और t समय पर उसका डायरेक्शन कितना है।
इस पूरे कॉन्सेप्ट में थीटा प्रोजेक्शन एंगल है फ्रॉम द ग्राउंड। थीटा का नाम क्या है? प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, नोट कर लीजिए। पहले तो आप डायग्राम अपडेट करिए, सारी एनर्जी पहले डायग्राम बनाने में लगाइए। कोई भी चीज डायग्राम की छूटनी नहीं चाहिए। तो त्रिपाठी जी, ये तुमको अब क्लियर हो गया ना? पढ़ा नहीं है। मैं डायग्राम में थोड़ा सा जो करेक्शन या जो चेंजेस मुझे करने में कर रहा हूँ, क्योंकि आप इसको बना चुके हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पार्ट 1 है फ्रॉम द जमीन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पार्ट 2 है फ्रॉम द हाइट। तो इस समय हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द जमीन चल रहे हैं, फ्रॉम द ग्राउंड। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ने शुरू कहाँ से किया है? यहाँ से किया है। स्टार्ट यहाँ से किया है इसने। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ने ख़त्म कहाँ पे किया है? यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। फिनिश किया हुआ है यहाँ पर। तो शुरू किया है और फिनिश किया है। तो शुरू से और फिनिश तक में जो समय लिया, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि हम दूसरे स्टार पॉइंट पर आ चुके हैं। आप लोग पहले वाले से फ्री होइए। एक फिजिकल क्वांटिटी है टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। फॉर्मेलिटी में इसको थोड़ा लिखना तो पड़ेगा ही। तो आंसर है इसका टाइम टेकन बाय ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश पॉइंट is called time of flight। इतनी देर तक वो उड़ता रहा है, that is why called time of flight। फ्लाइट का मतलब यही है। चलें भाई आगे देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन दे दी कि टाइम टेकन बाय ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश पॉइंट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी यहाँ से चलते चलते टिक 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 करते करते जब यहाँ पहुँचा तो समय खर्च हुआ, उसका नाम क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। और कैपिटल टी से इसको लिखते हैं। ठीक, तो अब हम पहले इस फार्मूले को लेके जा रहे हैं। ये फार्मूला है और हम इस फार्मूले को लगा रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस चीज़ों को क्लियर करने के लिए इस स्टार्टिंग पॉइंट को ओ लिख देते हैं और फिनिशिंग पॉइंट को चलो P लिख देते हैं। अलोंग द एक्स चलना है, S1 है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। कितना है? OP। U माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी है? U cos थीटा। T माने टाइम कैपिटल T, हाफ। A माने 0, मार पड़ जाएगी। अलोंग द एक्स एक्सिस एलर्ट रहना, T स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया OP बराबर U cos थीटा इंटू टी। अब OP नहीं पता, OP तो क्या है? एक पैरामीटर जो पता ही नहीं है। तो यानी कि इस तरीके से जब हम चल रहे हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने में मुश्किल आ गई। तो अब क्या करें? मतलब मैं इसलिए सब कर रहा हूँ कि रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुम सोचो कि अरे सर ने S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अलोंग द वाई एक्सिस लगा दिया, एक्स एक्सिस क्यों नहीं लगाया? तो पहले देखो क्यों नहीं लगाया। अगर हम S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अलोंग द एक्स एक्सिस लगाएं तो मेरा कैपिटल टी कैसा है? अननोन है। तो OP भी कैसा है? अननोन ही तो है। तो जब दो अननोन है तो कैसे निकल पाएगा एक? तो यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग जाने से बात नहीं बनी। फिर हमने यही फार्मूला लिया, तो S बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
अब हमने इसको ट्राई किया अलोंग द वाई एक्सिस। चलिए अब देखते हैं भाई, एस माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस कितना है 0। यार जमीन से ही उड़ा, जमीन पे गिर गया। अब तो कैपिटल टी समय बाद वो कहाँ पे है, जमीन पर ही है, तो अलोंग द वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, 0 है। u माने इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, t माने कैपिटल टी, हाफ a माने एक्सेलरेशन अलोंग द माइनस का g, और t माने t। तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा साथ में t माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो सब नोन है एक को छोड़ के, कैपिटल टी को छोड़ करके बाकी सब कैसे हैं, नोन है। इससे बात बन गई, इसको इधर ले जाओ, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी, टी से टी की एक पावर खत्म हो गई, तो कैपिटल टी बराबर क्या आ गया 2u साइन थीटा बाई जी। लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला ये आ गया, बट इस फार्मूले को ले करके खुश तो रहना है, बट कीप इन माइंड कि थीटा कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम द जमीन। थीटा इज ए प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम द जमीन। कभी कभी फ्रॉम द वर्टिकल हो जाता है क्वेश्चन में, जैसे सवाल आया कि जमीन से हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका है लेकिन वर्टिकल से 60 डिग्री पर, तो थीटा 60 नहीं, थीटा क्या है 30। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आप देखो भैया, यहीं पर एक काम और कर लेते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा मुझे, कि टाइम ऑफ लाइट में जो वो अलोंग द एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस कवर की जाती है, जो डिस्प्लेसमेंट कवर की जाती है, वो क्या कहलाती है, रेंज। ठीक है, तो रेंज क्या होती है उसकी बात कर सकते हैं। या चलो तुम पहले इसको लिख लो, टाइम हो जाएगा, रहने दो, नेक्स्ट वाली क्लास में करते हैं बाकी चीज़ें। इतना ये काम करिए आप लोग।